गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आपको क्लास 9th के चैप्टर 4 के बारे में, किसान और काश्तकार के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस लेसन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर लें। जैसे कि अगर बात करें तो इंग्लैंड, अमेरिका और भारत के बंगाल आदि के बारे में आज इन विषयों पर चर्चा होगी। बाड़ाबंदी कॉमन्स जो इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में, तो इंग्लैंड की खेती या इंग्लैंड के किसान और काश्तकार, अमेरिका के किसान और काश्तकार, भारत में बंगाल के किसानों के काश्तकारों के बारे में, जैसे कि बंगाल में अफ़ीम की खेती के लिए क्या क्या समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न हुई, और अमेरिका में गेहूं उत्पादकों के लिए, गेहूं उत्पादक या गेहूं उत्पादन के बारे में, इंग्लैंड के प्राचीन किसान और काश्तकार के बारे में अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार की अलग अलग इस्तिलाकृतियों से विभिन्न प्रकार के अनेक जो भी रीति रिवाज परंपराएं हैं वो निभाए जा रहे थे, उनको लागू किया जा रहा था। लेकिन जो मानसिक दशाएं थीं, जो शोषण की दशाएं थीं, वो समस्त किसानों की एक ही थीं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में जो छोटे किसान थे या फिर अमेरिका के जो गेहूं उत्पादक किसान थे, बड़े किसान थे, और बंगाल अफ्रीका के जो बड़े किसान थे, उनकी अलग अलग भौगोलिक दशाओं को होते हुए भी, अलग अलग राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर होते हुए भी वो लोग क्या कर रहे थे, विभिन्न स्थानों की तुलना से हम यहाँ पर आज जान पाएंगे कि इन स्थानों के इतिहास के एक दूसरे के भिन्न होते हुए भी हम यहाँ पर इन की जो दशाएं हैं किसानों की, वो समस्त एशियाई देशों में या पश्चिमी देशों में, पश्चिमी यूरोप में या फिर अमेरिका, अफ्रीका आदि जो भी महाद्वीप हैं उनके बारे में एक साथ क्यों हुई, एक जैसी। तो आगे अगर बात करें तो इसी लेसन की हम लोग इंग्लैंड में खुले और खेतों और कॉमन्स की भूमि के बारे में, तो पहले हम बात करेंगे बाड़ाबंदी के बारे में और कॉमन्स के बारे में। कॉमन्स के बारे में अगर बात करें, पहले हम लोग बात करेंगे बाड़ाबंदी के बारे में। तो बाड़ाबंदी क्या होती है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो बाड़ाबंदी पारंपरिक खुली ज़मीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया बाड़ाबंदी कहलाती है। अर्थात जब हम किसी खुले क्षेत्र को, ये मान लिया एक खुला क्षेत्र है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इसमें ना तो तारों द्वारा इसको बंधित किया गया है, ना ही इसको दीवारों के द्वारा किसी क्षेत्र में सीमित किया गया है। अर्थात ये खुला हुआ क्षेत्र है। जब खुला हुआ क्षेत्र होता है और जब उसका सीमांकन हो जाता है, जब उसकी बाउंड्री हो जाती है, अर्थात उसको तारों के माध्यम से या दीवारों के माध्यम से घेर लिया जाता है, अर्थात उसकी सीमाओं को बांध दिया जाता है, तो वो होता है सीमाबंदी या फिर मेड़बंदी या फिर बाड़ाबंदी। बाड़ाबंदी तो आपकी समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से डिफाइन करेंगे डेफिनेशन के माध्यम से। हम यहाँ पर पारंपरिक खुली ज़मीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया बाड़ाबंदी कहलाती है। ऐतिहासिक प्रक्रिया नाम क्यों दिया गया? ऐतिहासिक प्रक्रिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी विधा है जो आज तक अपनाई जाती है। 17वीं शताब्दी के बाद या 16वीं शताब्दी के बाद आज भी अगर देखें तो बाड़ाबंदी को मेड़बंदी के नाम से जानते हैं या चकबंदी के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे चकों को मेड़बंदी करना, अर्थात उनके क्षेत्रों को घेर देना ही मेड़बंदी कहलाता है। अगर कॉमन्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन्स क्या होते थे? तो इंग्लैंड के छोटे छोटे किसानों को कॉमन्स कहा जाता था। जैसे कि और इस कॉमन्स भूमि पर जैसे कि वहाँ पर जल का जो क्षेत्र था, जंगल थे, और किसानी के जो भी क्षेत्र थे, खेती करने के जो क्षेत्र थे, उन पर उनका हक होता था। जैसे कि कॉमन्स के बारे में अगर डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग बात करें तो पारंपरिक समाजों में साझा सामुदायिक जल जंगल और जल जंगल को कॉमन्स की संज्ञा दी गई थी, अर्थात उसको कॉमन्स कहा जाता था। पारंपरिक समाजों में साझा सामुदायिक जंगल एवं जल को कॉमन्स की संज्ञा दी गई थी, अर्थात इन सभी पर, सामुदायिक जल पर, जंगल पर, उनके वनों पर किसका हक था? कॉमन्स का। और ये जो ज़मीन थी वो जो किसानों को
हानि होती थी उनकी भरपाई करने के लिए ये ज़मीन उसकी पूर्ति करती थी। दूसरे शब्दों में अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ज़मीन का वह भाग होता था, कॉमन्स ज़मीन का वह भाग होता था जिस पर संपूर्ण ग्रामीण समुदाय अर्थात गांव के सभी सजातीय बंधु या अलग अलग समुदाय के हों या फिर अलग अलग धर्मों से हों, अलग अलग जातियों से हों, का अधिकार होता था। इस ज़मीन पर वे अपने जानवरों को चराते थे और जो जंगली जानवर थे उनका शिकार करते थे अपना भरण पोषण करने के लिए, जैसे और ईंधन के लिए वो लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, उनको बेचते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो और उनको जलाने में भी इनका कार्य करते थे, उनको बेचते थे जंगलों के द्वारा काटकर, कंदमूल फल खाने के लिए प्रयोग करते थे, फल फूल आदि इकट्ठा करते थे वो लोग। और जब किसी की फसल खराब हो जाती थी तो कॉमन्स भूमि ही उसकी पूर्ति करता था। ये था कॉमन्स। गरीबों पर बाड़ाबंदी का जो प्रभाव पड़ा था वो किस तरीके से पड़ा था। सन 1780 के दशक की अगर बात करें तो इंग्लैंड में खाद्यान्न समस्याएं चरम पर थीं। उसके बाद यदि देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या, उनके शहरीकरण अर्थात ग्रामीण अंचलों से ग्रामीण प्रवास से लोगों का अर्थात गांव से लोगों का शहरों की तरफ बढ़ना, औद्योगिकरण की विधि के बढ़ना आदि मशीनरीकरण युग ने और बाड़ाबंदी के युग ने लोगों की समस्याओं को, जो गरीब जनता थी, गांव के जो गरीब लोग थे, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। गरीबों पर बाड़ाबंदी का प्रभाव इस तरीके से और पड़ा, जो भी ऊन का जो कारोबार था उसमें अत्यधिक 1760 के दशक 1760 या 1780 के दशक की अगर बात करें तो यदि ये 16वीं और ये कब हुई थी, ऊन जो थी इसमें जो वृद्धि थी ऊंचे दामों में बिकना कब से प्रारंभ हुई थी? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी से इसमें यहाँ पर क्या किया गया कि इनमें जब बाड़ाबंदी कर दी गई, जो बाड़ाबंदी होती है उसमें क्या होता है कि जो संपत्ति होती है वो निजीकरण में चली जाती है और उसमें बगैर इजाज़त के कोई भी व्यक्ति उसमें उसका प्रवेश वर्जित होता है। जैसे कि अगर बाड़ाबंदी में हो सकता है बड़े बड़े भूस्वामियों के अंतर्गत क्या किया गया, भूस्वामियों ने छोटे छोटे किसानों को केवल उसी समय रखा जाता था जब उनका उन खेतों पर सिर्फ काम होता था, तभी उनको उन क्षेत्रों में घुसने दिया जाता था। अर्थात वो बेरोजगार होने की कगार पर आ गए थे और वो बिल्कुल ये उनकी मानसिकता बन गई थी कि उनसे अधिकार, गरीब ये सोचने लगे थे उनसे अब अधिकार उनके छीने जाने लगे। तो ऐसी अर्थात उनसे ना तो वो बगैर इजाज़त के जंगलों से ईंधन ला सकते थे, ना कंदमूल फल फूल इकट्ठे कर सकते थे और ना ही वो लोग उन पर अपने जानवरों को चरा सकते थे और ना ही छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर सकते थे। आदि ऐसी कई समस्याएं उभर कर आईं जिन्होंने बाड़ाबंदी के प्रभाव से गरीबों के जीवन को बेहाल कर दिया। उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति थी उनमें गिरावट आने लगी, उनका जीवन स्तर नीचे होने लगा। तो अब अगली बात आती है आधुनिकीकरण की। तो आधुनिकीकरण ने क्या किया, जैसे कि थ्रेसिंग के दौर में क्या किया गया, जो अमेरिका का जो बड़े बड़े फार्म्स होते थे उसको गेहूं के द्वारा मशीनों को काटा जाने लगा, जिससे कि जो वहाँ का एक व्यापक रूप का जो मजदूर वर्ग था वो बिल्कुल बेरोजगार हो गया था, अर्थात उससे काम को छीन लिया गया था और उसके सामने खाद्यान्न की समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। तो थ्रेसिंग की जो समस्या थी वो सबसे पहले नेपोलियन युद्ध के दौरान खाद्यान्नों के दाम बहुत बढ़ चुके थे, जिसके कारण परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों में बहुत अधिक उत्पादन बड़े और स्तर पर होने लगा था। 20 मजदूरों के बराबर, जैसे कि आधुनिकीकरण की अगर हमने बात की, तो थ्रेसिंग की अगर हम बात करेंगे तो 20 मजदूरों के बराबर एक मशीन कार्य करती थी। उस समय की अगर बात करें तो ऐसे एक मशीन बराबर 20 मजदूर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लागत मूल्य था उनका बच जाता था। जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उनको इस तरीके से गरीबों पर प्रभाव पड़ा, अर्थात उनका जीवन पूरी तरीके से बेहाल हो गया। अब उनकी जो मानसिक दशाएँ थी, उनका जो चिंतन था वो और भी अधिक बढ़ने लगा था। अगर इसी की बात करें तो जो लोगों का रोज़गार था वो अनिश्चित हो गया था, आय लोगों की थी वो अस्थिर हो गई थी और जो लोगों का
रोज़गार था वो भी अनिश्चित हो गया था। तो इस प्रकार की कई समस्याएं लोगों के सामने उपस्थित हो चुकी थी। जैसे कि एक बार फिर से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, लोगों का जो काम था वो अनिश्चित हो गया था, रोज़गार था वो असुरक्षित हो गया था, आय जो थी वो अस्थिर हो गई थी, निश्चित आय नहीं थी, रोज़गार जो था वो असुरक्षित हो गया था, कार्य उनको परंपरागत नहीं मिल रहा था, कार्य लगातार नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार की कई कंडीशन से यहाँ से निकल के आईं। और आगे की अगर हम इसी चैप्टर में बात करें तो थ्रेसिंग मशीन में भूस्वामियों ने अनाज की खेती वाली ज़मीन को कम करना प्रारंभ कर दिया था। अनाज से आयात को रोकने की भी मांग करने लगे थे। भूस्वामी जैसे कि कृषि मंदी आ गई थी और भूस्वामियों ने अपने मजदूरों के वेतन और उनकी संख्या में कटौती करने की कोशिश की। जैसे कि कृषि मंदी की जब बात आती है तो कृषि मंदी के अंतर्गत क्या होता है, जो उनके आयात और निर्यात की वस्तुएं थीं। अब जो आयात की इसमें बात आई है तो आयात में क्या हुआ, जो उत्पादन होता था वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो फसलें होती थी, जैसे कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की अगर बात करें गेहूं के बारे में, अमेरिका की अगर बात करें तो गेहूं को अमेरिका में रोटी का कटोरा भी बोला जाता है, क्योंकि गेहूं जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो अमेरिका में होता है गेहूं का। अब यहाँ पर कारखाने, उनके भंडारण क्षमता आदि उत्पन्न होने लगी थी। तो इन्होंने क्या किया, कृषि मंदी लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनका पूरी तरीके से निर्वहन न करते हुए उनके वेतन में और उनकी संख्या में कमी कर दी। अर्थात मशीन में लोग काम तो करते थे लेकिन कम करते थे। ये एक लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो कल के वीडियो में हम इसके आने वाले अलग जो भी बंगाल के बारे में, बंगाल की अफ़ीम की खेती के बारे में, इंग्लैंड के बारे में जो भी टॉपिक्स होंगे उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।